ठीक है। तो अभी हम आज डिस्कस करेंगे बेसिकली चैट सिस्टम। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट डिज़ाइन है क्योंकि इसमें हम कुछ नया सीखेंगे बस, मतलब अगर नहीं पता है तो। और तो जहाँ भी कभी चैट सिस्टम पढ़ोगे या बेसिकली व्हाट्सएप का पूछ ले कोई, या मैसेंजर पूछ ले, या जी टॉक पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, ऐसा सबका एक ही डिज़ाइन है। ठीक है, क्योंकि हार्ट में सेम है सबके सब। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी प्रोसीड, जैसे हम करते आए हैं वैसा करते हैं। इंपॉर्टेंट यूज केस ले लेते हैं पहले जो हम हैंडल करने जा रहे हैं, फंक्शनल। तो पहला ऑब्वियसली लगता है कि 1-to-1 कन्वर्सेशन तो चाहिए ही चाहिए, वो तो हार्ट है कि आप एक दूसरे से चैट कर पाओ, लाइक आई एम चैटिंग विद यू। वो कैसे होगा? दूसरा ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप देखना चाहते हो कि जैसे कि यूजर ऑनलाइन है या नहीं, या वी कैन से आप जो देखते हो ना, सिंगल टिक, डबल टिक और ब्लू टिक देखते हो कि मैसेज पहुंचा नहीं पूछा, तो मैसेज डिलीवर्ड, सेंड हुआ नहीं हुआ, डिलीवर्ड हुआ नहीं हुआ, रेड हुआ नहीं हुआ, उस तरह की चीजें संभव है तो कैसे संभव है वो समझना पड़ेगा हमको। तो मैसेज के स्टेटस देखना चाहते हैं। दूसरा और ज़्यादातर आप अगर देखो, या तो आप ग्रुप चैट करते हो, वो भी इम्पोर्टेंट है, ग्रुप्स में चैट होती है। और चौथा आप बेसिकली मीडिया अटैच करते हो, जैसे कि आप या तो वॉइस नोट भेजोगे, या वीडियो शेयर करोगे, या फोटो शेयर करोगे, ये भी बहुत कॉमन, या कोई डॉक्यूमेंट शेयर करोगे, ये भी एक नॉर्मल यूज केसेस हैं। और तो हम डेफिनेटली 1-to-1 कन्वर्सेशन, मैसेज सेंड डिलीवर्ड, ये तो हमारा आई थिंक बिल्कुल बेसिक रहेगा। और मीडिया भी बहुत कीमती है क्योंकि यहाँ से हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझ में आएगी, तो वो लेना ही पड़ेगा हमको। एंड आपने देखा होगा कई बार एनक्रिप्शन भी रहता है उसमें, टू एंश्योर कि तो एनक्रिप्शन में कुछ खास नहीं, लाइक डिपेंडिंग ऑन टाइम वी कैन टेक इट और इग्नोर इट, बट प्राइमरीली 1-to-1 कन्वर्सेशन और मीडिया सेंडिंग और मैसेज का स्टेटस वाला पार्ट देखेंगे हम लोग। ठीक है, एनएफआर में यानी कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में जो हम देखने जाएंगे वो ये है कि एक तो रियल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए चैट में, और यही बहुत क्रूशियल है कि लेटेंसी ना हो कि आपने मैसेज भेजा है वो कब कमाना कब पहुंच रहा है, वो चीज़ नहीं चल पाएगी इसमें। ठीक है, सिस्टम ऑब्वियसली हाईली अवेलेबल होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। और आप हो सकता है मल्टीपल डिवाइस यूज कर रहे हो, तो ये दोनों तो हमें कैटर करना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। तीसरा मे बी वी कैन कंसीडर कि कंसिस्टेंसी अक्रॉस ऑल योर डिवाइसेस। तो आप व्हाट्सएप का वेब भी यूज करते हो, मे बी यू आर यूजिंग व्हाट्सएप ऑन मल्टीपल डिवाइसेस, तो उन पे कंसिस्टेंसी बरकरार रहे, कंसिस्टेंसी अक्रॉस ऑल डिवाइसेस। तो आप जो डेटा मोबाइल में देखें वही व्हाट्सएप वेब पे भी देखें, एटसेट्रा, वो पार्ट है। ठीक है, सो ये हम यूज केस ले लेते हैं पहले जो हमने हाईलाइट किए ग्रीन में, एंड थोड़ा सा कैपेसिटी एस्टिमेट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे कि व्हाट्सएप का DAU, व्हाट्सएप में करीब 500 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स हैं। ठीक है, तो 0.5 बिलियन बड़ा नंबर है, डेली एक्टिव यूजर है, या ऐसे यहाँ करो 500 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स हैं। ठीक है, और कुछ एक एवरेज मान लो कि भैया एवरेज हर एक यूजर 10 मैसेज रोज भेज रहा है, मान लो 10 एवरेज 10 मैसेज सेंट पर यूजर। ठीक है, सो एक दिन में कितने मैसेज जाएंगे हमारे? 500 मिलियन इंटू 10 विच इज सिंपल कि 5000 मिलियन मैसेजेस पर डे हमारे जाते हैं प्लेटफॉर्म से। अगर 500 मिलियन यूजर है, हर एक 10 भेज रहा है, तो इट्स सिंपल 5000 मिलियन मैसेजेस पर डे हो गया। अब हमें बेसिकली स्टोरेज एस्टिमेट पे हम ज़्यादा फोकस करते आए हमेशा से, वही अभी फोकस करेंगे। तो मान लो एवरेज मैसेज जो है, ये भी बड़ा ही है, ज़्यादा ही मान लिया है मैंने, मतलब 1 KB का है। तो जैसे कि हम लोग ज़्यादा जब भी फोटो लेते थे तो हम लोग कहते थे कि कितना 2 MB टाइप का मान लेंगे, और कितना मान लेंगे, हाँ 2 MB का, वीडियो 200 MB का, ऐसे एवरेज लेके चलते हैं।
तो ये सिंपल मैसेज ही है, इसे 1 KB मान लेते हैं और देखते हैं कि एक दिन में कितना स्टोरेज चाहिए, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो 5000 मिलियन मैसेज हैं एक दिन में इंटू 1 KB। ठीक है, विच इज देखा जाए तो 5 इंटू मिलियन, मतलब 10 की पावर थी तो ये वाला हो गया 1000 वाला, इंटू मिलियन आप जानते हो 10 की पावर कितना होता है 6, इंटू KB क्या होता है 10 की पावर 3। इतने या तो बाइट्स में हो गया वो, तो कितना हो गया, सिंपल सा है, 6 3 9 3 12, 5 इंटू 10 की पावर 12, करीब करीब 10 की पावर होता है लाइक TB बोलते हैं उसको। तो 5 टेराबाइट पर डे स्टोरेज चाहिए व्हाट्सएप को। ठीक है, और नॉर्मली 5 साल के हिसाब से डेटाबेस चूज कर लेते हैं लोग बाग। तो जैसे 5 TB पर डे को आप मल्टीप्लाई करोगे, उसको मैं एग्जैक्ट मैथ में नहीं जा रहा हूँ, वो सिंपल ही है कि 5 साल में 365 दिन हो गए। जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कुछ कुछ डेटा मिलेगा जो पेटाबाइट स्टोरेज का होगा। तो पेटाबाइट ऑर्डर का स्टोरेज चाहिए आपको नियरली। इतना ही समझाना था कि व्हाट्सएप का ये डेटा रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, और सिमिलरली अगर आप चाहते हो थोड़ा सा बैंडविड्थ का एस्टिमेट समझ लो कि बैंडविड्थ मतलब कितना चाहिए, तो ऑब्वियसली आप देख रहे हो कि 5 कितना था ये टेराबाइट पर डे, इतना डेटा आ रहा है। ठीक है, तो बैंडविड्थ निकालते हैं पर सेकंड में, तो वेरी सिंपल, 5 टेराबाइट को आप एक दिन में कितने 24 घंटे इंटू 60 इतने सेकंड, ये जब निकालोगे तो आपको इससे पता लग जाएगा कि कितना वो चाहिए हमको GBps या MBps। ठीक है, दैट यू कैन फाइंड आउट। सो दिस कैलकुलेशन विल गिव यू बैंडविड्थ कितना चाहिए, जितना आउटगोइंग है उतना ही इनकमिंग है, क्योंकि जब भी कोई मैसेज भेजता है तो किसी के लिए भेजता है, तो आपके सिस्टम पर जो मैसेज आता है वही आपको आगे भेजना भी है। तो यहाँ पे इनकमिंग आउटगोइंग का कोई सेपरेट कॉन्सेप्ट नहीं है, सेम बैंडविड्थ रहेगा। तो ये हमारे एस्टिमेट काफ़ी हैं समझने के लिए। नाउ कम टू एक्चुअल डिज़ाइन। ठीक है, थोड़ा हाई लेवल पे समझेंगे। डिज़ाइन बहुत आसान है गाइस, इन द सेंस कि यहाँ बस ये पता होना है कि कम्युनिकेशन कैसे होगा। ठीक है, सो हम लोगों को आज जो समझना पड़ेगा वो ये समझना पड़ेगा कि अभी तक हम लोग जानते हैं HTTP के बारे में। ठीक है, इसी डिस्कशन को आगे ले जाना पड़ेगा बेसिक्स क्लियर करने के लिए। तो HTTP में क्या होता है भाई, एज सिंपल एज दैट कि सपोज करो ये हमारा, अब मैं ऐसे क्लाइंट ऐसे नहीं बनाता आज, कोई मतलब ये भी एक वही है, कोई कंप्यूटर जैसा ब्राउजर जैसा कुछ, चलो ठीक है, ये हमारा क्लाइंट है। क्लाइंट जैसे कि आप मान लो कि मोबाइल भी एक क्लाइंट है, ब्राउजर भी एक क्लाइंट है, और ये हमारा बेसिकली सर्वर है। अच्छा, एक बात तो बहुत साफ है इसमें, कोई मतलब कोई आई थिंक कोई एम्बिग्यूटी नहीं है कि सर्वर तो नॉर्मली क्लाइंट के बारे में नहीं जानते हैं, राइट। क्लाइंट का IP को सर्वर क्यों जानने लगा यूजुअली, लेकिन क्लाइंट जानते हैं सर्वर के बारे में। आई मीन यू एज ए क्लाइंट नो के facebook.com पे जाना है मुझे फेसबुक के डेटा के लिए, फेसबुक इज नॉट वरीड अबाउट योर IP। कोई कनेक्शन बनाने के लिए हमेशा यू नीड टू नो द एड्रेस ऑफ अदर पार्टी। सो विच मीन्स कि यहाँ पे जब हम HTTP की बात कर रहे हैं तो क्लाइंट ही इनिशिएट कर रहा है कनेक्शन। ठीक है, तो क्लाइंट आया, क्लाइंट ने अपना कनेक्शन इनिशिएट किया, ये हमारा HTTP हो रहा है। ठीक है, विच मीन्स कि क्लाइंट ने कुछ रिक्वेस्ट भेजी, कि सपोज कहा कि शो मी माई टाइमलाइन, ये फेसबुक पे भेजा उसने रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट या कुछ भी। सो जब HTTP पे वो रिक्वेस्ट भेजेगा तो विच मीन्स के अब TCP कनेक्शन खुल गया। तो एक क्या होता है इस केस में, HTTP के केस में TCP कनेक्शन बन जाता है। HTTP का जो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है वो TCP बेस्ड ही है, तो इट्स राइट टू से। और सर्वर, अब बेसिकली क्या हुआ, कनेक्शन खुला, ठीक है, और देन सर्वर विल रेस्पॉन्ड बैक। ये सर्वर आया और इसने अपना रेस्पॉन्स बैक किया, और जब सर्वर ने अपना रेस्पॉन्स वापस फेंक दिया
उसके बाद कनेक्शन इज क्लोज्ड। ये फंडा है बेसिकली। सो विच मीन्स कि HTTP में क्लाइंट इनिशिएट्स द कनेक्शन, ठीक है, और TCP कनेक्शन बन गया। आफ्टर रेस्पॉन्स इज सेंट, आफ्टर रेस्पॉन्स इज सेंट कनेक्शन इज क्लोज्ड। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, मोटा मोटे तौर पर समझें, यदि क्लाइंट से 5 रिक्वेस्ट जाती हैं और उसको 5 रेस्पॉन्स मिलते हैं सर्वर से, इसका मतलब उसने 5 टाइम्स कनेक्शन एस्टैब्लिश किया है। ये मतलब है बेसिकली कि आपने जितना भी आपका रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स हो रहा है उतने आपके टाइम कनेक्शन बनते हैं। और कनेक्शन एस्टैब्लिश एक ओवरहेड है डेफिनेटली, कि कनेक्शन एस्टैब्लिश कर बार बार कोई भी काम करोगे तो ओवरहेड ही होगा। कनेक्शन establishment is a overhead, मतलब it takes time, it takes resources etc. तो ये फंडा हमारा बेसिकली HTTP का है, कि जहां से या मान लो कि क्लाइंट डेटा मांगता है, तो बीइंग क्लाइंट आई हैव टू ऑलवेज आस्क फॉर डेटा, ये इसका डिजाइन है। अच्छा, अब यो मान लो तुम कि कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट को ये पता ही नहीं होता कि डेटा मेरे लिए कब है, मैं कब डेटा लूं, भाई मैं सर्वर से कब डेटा मांगूं, क्योंकि क्लाइंट बेसिकली नीड्स द चेंजेस बट उसको आइडिया नहीं है सर्वर पे डेटा कब चेंज हुआ है। तो वो क्या कर सकता है, आज की जो HTTP में हमें समझ में आता है, या तो वो पोलिंग करे। सब लोग जानते हो पोलिंग का मतलब क्या है, कि पोलिंग मतलब ये है कि क्लाइंट एक फ्रीक्वेंसी पे सर्वर को बार बार पिंग करेगा। क्लाइंट will ping server at some frequency। ऑब्वियसली ये पोलिंग मतलब बेसिकली इसे यूं भी कह सकते हो कि ये पोलिंग होती है HTTP पोलिंग। तो जब भी वो पिंग करता है, एवरी पिंग मीन्स अ कनेक्शन, एवरी पिंग मीन्स अ कनेक्शन। अब हो सकता है सर्वर के पास कुछ नया डेटा हो या सर्वर के पास कुछ नया डेटा नहीं होगा। तो इफ नो न्यू डेटा then also server has to send empty response, then also server will send some empty response, कुछ कहेगा भैया नो न्यू डेटा स्टेटस 200 एक्सेट्रा करके बोलेगा। फिर थोड़ी देर बाद क्लाइंट जाएगा पिंग करेगा। तो इसमें रिसोर्स वेस्ट भी हो रही है। सपोज करो अगर 1 घंटे के लिए सर्वर पर कोई नया डेटा नहीं आता है, तब भी जो क्लाइंट है उस पर कनेक्शन बनाया जा रहा है हर 1 सेकंड पे, हर 2 सेकंड पे, जो भी फ्रीक्वेंसी होगी। तो डेटा नहीं है तब भी ये करना है। अच्छा, तो ये था। इसके बाद एक नेक्स्ट अप्रोच लाया इन्होंने, कहा कि HTTP लॉन्ग पोलिंग, LP बोलते हैं उसको, कई डिजाइन में शायद देखा हो कभी। लॉन्ग पोलिंग कर लो। लॉन्ग पोलिंग थोड़ा डिफरेंट है पोलिंग से। यहाँ पे जो है सर्वर नीड नॉट रेस्पॉन्ड इमीडिएटली, ये इसका थोड़ा वेरिएशन है। सर्वर नीड नॉट रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। तो इस केस में सर्वर क्या कर सकता है कि मान लो सर्वर पर डेटा चेंज नहीं हुआ, तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग response immediately, server can hold the request, सर्वर रिक्वेस्ट को होल्ड करेगा एंड वेट until न्यू डेटा इज अवेलेबल। ये आया इसमें कि इंस्टेड ऑफ सेंडिंग रिस्पॉन्स इमीडिएटली, सर्वर रिक्वेस्ट को होल्ड करेगा और वेट करेगा until न्यू डेटा इज अवेलेबल। जब उसके पास नया डेटा आ जाएगा तब वो रिस्पॉन्ड कर देगा। तो एटलीस्ट इस केस में ये हुआ कि बार बार क्लाइंट को कनेक्शन नहीं बनाना पड़ रहा है, बट इसका भी एक टाइम आउट होगा। इस LP रिक्वेस्ट का एक टाइम आउट होगा। अगर वो टाइम आउट पास हो गया फिर तो कनेक्शन को किल करना ही पड़ेगा। तो अगर टाइम आउट हो गया तो फिर डेफिनेटली क्लाइंट को नेक्स्ट LP रिक्वेस्ट ट्रिगर करनी पड़ेगी। और अगर उस पर नेक्स्ट LP रिक्वेस्ट नहीं आई सर्वर पे क्लाइंट से, तो उस पर कोई जरिया ही नहीं है नया डेटा भेजने का। तो ये एक बात रही, ठीक है। अब इसमें जो ऑब्जर्व हुआ ना इन सब चीजों में, ये ऑब्जर्व हो रहा है कि कनेक्शन बन रहा है, कनेक्शन खत्म हो रहा है, कनेक्शन बन रहा है, खत्म हो रहा है। तो तीसरा जो अप्रोच की आवश्यकता थी वो ये थी, कनेक्शन के ओवरहेड को
हम कुछ केसेस के लिए जहां पे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि भाई बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन हो रहा है और एक कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उस केस में आपको ऑप्टिमाइज करना चाहिए, क्योंकि व्हेन यू नो कि डेटा बार बार आ रहा है, और डेटा बार बार कहाँ आता है उसके हम यूज केस डिस्कस करेंगे। अगर डेटा बार बार आ रहा है तो हम वेब सॉकेट कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। तो वेब सॉकेट कनेक्शन क्या है? एक तो ये डेडिकेटेड कनेक्शन है, डेडिकेटेड कनेक्शन है, परसिस्टेंट कनेक्शन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। परसिस्टेंट जो भी चीज है वो बेसिकली सिस्टम उसे कभी खुद किल नहीं करेगा, वो रहेगा, वो कनेक्शन एक बार बन गया तो बना रहेगा जब तक जो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने वाली पार्टीज ही ना चाहें उसे टर्मिनेट करना किसी कारणवश, ठीक है। तो वो कनेक्शन एक बार डेडिकेटेड जब बन जाता है, देन से बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन या फुल डुप्लेक्स बोलते थे जो इलेक्ट्रॉनिक्स में, कुछ भी बोल लो, तो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है, बाई डायरेक्शनल है वेब सॉकेट में। यानी कि ऐसा नहीं है इसमें कि क्लाइंट जब पूछेगा तभी सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा। जो ऊपर ड्रॉबैक थे दोनों केसेस में वो यही थे, यदि क्लाइंट नहीं पूछता तो सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता था। सर्वर पे पास क्लाइंट को डिस्कवर करने का जरिया ही नहीं है कोई। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक बार जब डेडिकेटेड कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, एक चैनल बन गया क्लाइंट सर्वर के बीच में, now when client has something to send it can send to server, and when server has something to send it can also send to client। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जहां भी कहीं हम देखें कि कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंटली हो रहा है, फॉर फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन, वेब सॉकेट्स आर आइडियल चॉइस। लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली आपकी रिसोर्स जो है वो उस समय के लिए ब्लॉक हो गई, मतलब आप बेसिकली यू आर ब्लॉकिंग योर बैंडविड्थ, योर रिसोर्सेज, आपने डेडिकेट कर दिया उसको। तो अगर आपके पास बहुत सारे लाइव यूजर आ रहे हैं, सबके लिए आपको रिसोर्स एलोकेट करके रखनी पड़ेगी। उसका नंबर से मतलब क्या है वो समझते हैं हम लोग अभी। तो अब एग्जांपल ले लो, कहाँ कहाँ पे ऐसा होता है भाई, बहुत आसान है। जब चैट हो रहा है तो ये बहुत सिंपल है कि दो पार्टी जब आपस में चैट कर रही है तो बहुत तेजी से उनके बीच में मैसेज कम्युनिकेशन होता है। कोई हाय भेज रहा है, कोई हेलो भेज रहा है, कोई फोटो भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है। तो चैट इज अ वेरी आइडियल यूज केस जहां पे वेब सॉकेट का यूज होना ही चाहिए। दूसरा यूज केस जो बहुत ज्यादा है इंपॉर्टेंट है, वो गेमिंग में है, गेमिंग वर्ल्ड में। तो जब आप लूडो खेलते हो ऑनलाइन, तो आप क्या समझते हो कि क्या एचटीटीपी कनेक्शन एस्टेब्लिश करके ये गेम चल जाएगा? ये कभी नहीं चलने वाला, क्योंकि आप लगातार चाल चले जा रहे हो यार। तुमने चाल चली, फिर दूसरे ने चाल चली, फिर तीसरे ने चाल चली, इसका 6 आया, उसका 5 आया, उसने वहां गोट मूव करी, उसका मूवमेंट बाकी तीनों को दिखे, ये सब चीजें हो रही है ना। तो ये सब चीजों में अगर बार बार कनेक्शन एस्टेब्लिश करने जाएगा सिस्टम, तो रियल टाइम कभी कम्युनिकेशन दिखेगा ही नहीं। आप वेट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता ना कि मैं चाल चलूं और आपको दिख ही नहीं रही है बहुत देर तक, फिर तो लूडो चल ही नहीं पाएगा। ऐसा गेम है। तो गेमिंग के केस में क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट्स रियल टाइम कम्युनिकेशन की हैं, तो बेसिकली वेर एवर रियल टाइम कम्युनिकेशन इन्वॉल्व, आपको एक डेडिकेटेड वेब सॉकेट कनेक्शन बनाना चाहिए और उस वेब सॉकेट कनेक्शन पे ही चेंजेस आने चाहिए। नाउ थर्ड एग्जांपल आई कैन गिव यू। कई बार तुम कुछ ऐसी वेबसाइट देखते होगे जहां पे स्टॉक्स की प्राइसिंग आ रही है। अब स्टॉक्स की प्राइसिंग भी हर एक स्टॉक खरीदने और बेचने से बड़ी बदलती रहती है यार वो। तो उस केस में भी अब या तो मैं बार बार रिफ्रेश करूं पेज को, अपने क्लाइंट साइड पेज को ब्राउजर में रिफ्रेश करूं तब मेरे को नया डेटा मिले, या मैं रियल टाइम चाहता हूं डेटा मुझे मिल जाए, तो कुछ वेब सॉकेट बेस्ड कम्युनिकेशन मुझे लगाना ही पड़ेगा जहां पे इवन सर्वर कैन टेल नाउ विदाउट इवन क्लाइंट आस्किंग, सर्वर इज एबल टू टेल हे आई चेंज्ड, यू अपडेट योरसेल्फ, और क्लाइंट खुद को अपडेट कर लेगा। जब तक जब तक ये रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट की होगी ना नया चेंज लाने की, तब तक आप रियल टाइम कम्युनिकेशन कभी कर ही नहीं सकते। ये बात गांठ बांध दो बिल्कुल, कि अगर क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो क्लाइंट तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी पे पोल करेगा, चाहे एचटीटीपी लॉन्ग पोलिंग हो या पोलिंग हो। इफ यू रियली वांट रियल टाइम, देयर शुड बी अ प्रोविजन फॉर सर्वर टू अनाउंस द चेंज, एंड सर्वर कैन अनाउंस द चेंज ओनली इफ इट इज अ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन और बाई डायरेक्शनल। तो फिर वेब सॉकेट का एक यूज केस बन गया। सो चैट में, गेमिंग में, स्टॉक कम्युनिकेशन में बहुत तेजी से जो भी चेंज हो रही है, वी विल बी यूजिंग वेब सॉकेट कनेक्शंस। ये पार्ट क्लियर है? तो आगे बढ़े, नहीं तो कोई डाउट हो तो बताओ।
क्लियर है, क्लियर है। डेडिकेटेड जो कनेक्शन है उसका मतलब क्या, मतलब एस्टैब्लिश कर रखा है कनेक्शन और बहुत देर तक हमारा रिस्पांस नहीं आएगा तो मतलब उसके साथ में लोड बढ़ता होगा ना, मतलब वो चीज़ भी फर्दर आती होंगी इसमें आई थिंक। हाँ हाँ, उस पे आएंगे। डेडिकेटेड कनेक्शंस तो बनने ही है, तो वो पार्ट तो होना ही होना है। ठीक है, तो ठीक। दैट इज अंडरस्टूड। सो बेसिकली लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि चैट के केस में क्या होगा। एक सिंपल केस समझ लेते हैं, तब थोड़ा क्लैरिटी आएगी। तो अभी तो हम अज्यूम कर, सपोज सिस्टम आपका छोटा होता, एक सर्वर से ही आपका काम चल जा रहा है, उसकी बात कर लेता हूँ। देन वी विल एक्सटेंड इट टू मल्टीपल। सपोज एक ही सर्वर है, ठीक है, और यहाँ पे है हमारे पास, दिस इज क्लाइंट ए, ये क्लाइंट ए है और ये हमारा क्लाइंट बी है। भाई कम्युनिकेशन चैट में यही है कि ये क्लाइंट ए क्लाइंट बी को कुछ भेजना चाह रहा है। तो भाई ये तो बात क्लियर है कि इतनी बात तो बहुत आसान है कि क्लाइंट ए का भी एक आईपी होगा, क्लाइंट बी का भी एक आईपी होगा, ये हमारा सर्वर साइड है, सर्वर पे भी अपना कुछ आईपी होगा। अब सारे क्लाइंट तो एक दूसरे के आईपी जानने से रहे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एवरीवन नोज अबाउट सर्वर। तो सर्वर इज द ओनली मीडिया, ओनली द मिडिल मैन हु कैन एक्चुअली फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट ए एंड क्लाइंट बी। सो क्या होगा रियली में, यदि एक ही डब्बा है, एक ही बॉक्स है सपोज सर्वर में, ठीक है, तो आइडियली जो होना चाहिए वो ये सीन है कि आ, देखते हैं इसके बन जाता है नहीं बन जाता। बन तो रहा है, करेक्ट। सो ये मान लो कि ये है हमारी PID 1। PID से मतलब प्रोसेस आईडी। भाई तो ऑब्वियसली जब पाइथन में जब लिखे होगे ना ये सब चीज़ें, तो ऑब्जर्व करते होगे कि हर एक के लिए एक प्रोसेस बन रहा है। मान लो जैसे कितने जांगो प्रोसेस या कितने फ्लास्क के प्रोसेस करते हो यूजिंग, होता है ना कुछ WSGI सर्वर वगैरह होता है जैसे। सो मान लो ऐसे हम लोग डिस्कस करते हैं कि उसके बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी ऑफ सर्वर। तो ये प्रोसेस मान लो मैंने डेडिकेट कर दिया, ये PID 1 जिसकी है वो मैंने डेडिकेट किया है क्लाइंट ए को, विच मीन्स क्लाइंट ए हैज एस्टेब्लिश्ड कनेक्शन ऑन दिस बॉक्स। अब बॉक्स पे बहुत सारे प्रोसेस हैं, हजारों प्रोसेस हैं, लेकिन क्लाइंट ए का कनेक्शन मैंने बनाया है यूजिंग PID 1। ये ठीक है, ओके। और ये मान के चलो कि हर एक क्लाइंट के साथ, तो मैं आपको एक फ्लो समझाने जा रहा हूँ कैसे होना चाहिए आइडियली। ये एक क्यू बनाना चाह रहा हूँ मैं, क्यू जैसी कुछ क्यू जैसा कुछ है नहीं, चलो यही मान लेता हूँ। हर एक क्लाइंट के साथ अपनी अपनी एक क्यू पड़ी है। तो ये एक सिस्टम हो गया कि ये प्रोसेस डेडिकेटेड है क्लाइंट ए को PID 1 वाला, और ये PID 1 के करस्पॉन्डिंग क्यू है, विच मीन्स कि एक PID 2 होगी कुछ, जिससे कि डेडिकेटेड कनेक्शन बना होगा क्लाइंट बी के साथ में। कूल है। और PID 2 की अपनी करस्पॉन्डिंग क्यू होगी। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब क्या है कि हर एक सर्वर बेसिकली सॉरी हर एक प्रोसेस का पास अपना डेडिकेटेड क्यू है, ये मान लो। तो ये तो हमारा बना बेसिकली जो हम बात कर रहे थे। अब सपोज करो क्लाइंट ए को भेजना है क्लाइंट बी के पास मैसेज हाय। क्या होगा उस केस में सिनेरियो? क्वाइट सिंपल, बट एक बार समझाएंगे तो थिंग्स विल बी क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास ये ऐसा एक टेबल बना होगा सर्वर के पास में, PID और
यूजर आईडी मान लो, ठीक है। सो लिखा होगा कि PID1, क्योंकि एक ही सर्वर है तो अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा आईपी की, एक ही सर्वर मान लो, इसे एक्सटेंड कर लेंगे मल्टीपल सर्वर पे, कि PID1 है यूजर आईडी ए के लिए और PID2 है यूजर आईडी बी के लिए। इस तरह का वो टेबल बना के रखा है, इस लाइक ए मेटा डेटा टेबल। ये MySQL में या कहीं भी स्टोर कर सकता है इसको, ये पार्ट को। तो अब बड़ा सिंपल सा ऑब्वियस सी चीज है जो फ्लो है, कि क्लाइंट ए को जब क्लाइंट बी को हाई मैसेज भेजना है, तो क्लाइंट ए तो ऑलरेडी कनेक्टेड है एक पर्टिकुलर PID से, ठीक है। वो वेब सॉकेट कनेक्शन ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। तो उस वेब सॉकेट कनेक्शन पर तो बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन कैन ऑलवेज हैपन, वो तो हमेशा चलता रहेगा। तो क्लाइंट ए हाई भेजता है इस PID1 को, ठीक है। PID1 वाला जो प्रोसेस है, उसके पास एक मैसेज आया और उसके पास मैसेज में दो बातें थी। तो मैसेज में क्या लिखा था कि मैसेज है हाई और डेस्टिनेशन है क्लाइंट बी। तो बहुत सिंपल है कि जब पता है मैसेज हाई है, डेस्टिनेशन क्लाइंट बी है, तो जो हमारा ये वाला प्रोसेस है PID1 वाला, वो टेबल में जाएगा और देखेगा कि यूजर आईडी बी किस कनेक्शन पे है या किस प्रोसेस पे है। तो उसे पता पड़ेगा कि PID2 पे है वो, ठीक है। तो वाया लुकअप इन द टेबल, वाया लुकअप इट कैन फाइंड डेस्टिनेशन प्रोसेस। क्योंकि मुझे पता पड़ गया क्लाइंट बी के लिए है और बी PID2 पे है, तो मैं PID2 के साथ जो क्यू अटैच है उस क्यू में अपने मैसेज को डाल दूंगा, ठीक है। सो PID1 विल पुट मैसेज टू क्यू अटैच्ड टू PID2। और हर एक PID ऐसा लिखा होता है इसमें कि एवरी प्रोसेस इज लिसनिंग टू द क्यू, लगातार वो लिसन करता रहता है उसको, सब इट्स लाइक ए सब्सक्राइबर फॉर दैट। एवरी PID लिसन्स टू द क्यू, और उसे पता है कि ये जो क्यू है इसमें जो मुझसे अटैच्ड है उसी के लिए डेटा है केवल, और किसी के लिए नहीं है, ठीक है। सो विच मीन्स कि इस केस में उसने पता लगाया और PID2 ने लिसन किया क्यू को, क्यू में मैसेज आया हाय, वो हाय मैसेज उसने सीधे फेंक दिया। अब नाउ दैट्स द एडवांटेज कि इस केस में अगर देखो तो क्या हो रहा था कि ऑल्दो एरो उल्टा दिख रहा है, यहाँ पे PID2 इज पुशिंग टू क्लाइंट बी, ऐसा नहीं हो रहा है। सो आई हैव टू करेक्ट दिस डायग्राम इन दिस फ्लो एटलीस्ट, कि जब डेटा इसके पास आया, ये तो PID2 ने क्लाइंट बी को डेटा पुश किया है। So that's why this is a bidirectional communication. So if you now look at even single flow, आपको पता पड़ गया कि सर्वर, एक केस में सर्वर के पास डेटा आ रहा है एक प्रोसेस पे, और दूसरा प्रोसेस अपने कनेक्शन पे डेटा भेज पा रहा है एट रन टाइम। क्लाइंट बी को आस्क करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्लाइंट बी इज नॉट आस्किंग कि सेंड मी द डेटा। whenever there is data in PID2 it immediately pushes to attached client, ठीक है। तो ये हो गया केस जब हमारा मान लो क्लाइंट बी या जिसके लिए मैसेज भेजा गया था वो लाइव था, यानी कि ऑनलाइन था। अब एक दूसरा केस ये भी तो है कि वो क्लाइंट ही ऑनलाइन ना हो, व्हेन बी इज ऑफलाइन। तो यदि बी ऑफलाइन होगा तो इस केस में एटलीस्ट इतनी बात समझ में आ गई कि बी की कोई एंट्री नहीं होगी इस टेबल में। जब बी ऑफलाइन है तो बी को कोई प्रोसेस अटैच हुआ ही नहीं, डेटा ही नहीं है हमारे पास कुछ भी। तो जब मैसेज ए ने कहा कि मुझे हाई भेजना है और क्लाइंट बी को भेजना है, तो क्लाइंट बी का कोई भी डेटा नहीं है यहाँ पे, हमें नहीं पता क्लाइंट बी, बेसिकली हमें पता है कि क्लाइंट बी ऑफलाइन है तो हम डायरेक्ट भेज नहीं पाएंगे। तो नाउ वी नीड वन मोर टेबल विच इज लाइक ए मैसेज टेबल या जो भी कुछ कहना चाहो, जिसमें हम ये स्टोर कर लेंगे कि बेसिकली किस क्लाइंट के लिए क्या क्या मैसेजेस हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक हमारा रहेगा क्लाइंट बी और वी विल बी स्टोरिंग द मैसेजेस विच आर मेंट फॉर क्लाइंट बी, मैसेजेस मेंट फॉर क्लाइंट बी। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कभी, तो ये हमारा अनदर डीबी है, दिस इज अनदर टेबल मान लो, जहाँ पे हमें मिलता है कि हर एक क्लाइंट करस्पॉन्डिंग कौन कौन से मैसेज डिलीवर होने से रह गए।
उसको पहुंचे नहीं है। तो व्हेनेवर बी कम्स ऑनलाइन या व्हेनेवर एनी पार्टी कम्स ऑनलाइन, वो ऑब्वियसली पहला काम तो करेगा, वेब सॉकेट कनेक्शन बनाएगा। कनेक्शन बनाने के बाद अपने टेबल में एंट्री मार देगा फर्दर मैसेज के लिए, और इट लुक्स ऑल्सो टू दिस मैसेज टेबल, इट लुक्स टू इट मतलब क्या है, द PID, जो उसकी PID होगी, PID looks for message table and brings required messages to itself। तो वो उनको देखेगा, टेबल में जाएगा, बी के लिए जो मैसेज पेंडिंग है। तभी होता है, आप कई बार बहुत देर बाद ऑफलाइन से ऑनलाइन आते हो तो आपको लगातार बहुत सारे मैसेज मिलते हैं ना, वो इसी कारण होते हैं कि आपके क्यू जो है, डिलीवरी क्यू भर गई होती है, बहुत सारे आपको मैसेज आए होते हैं, तो आपका प्रोसेस जो है वो क्यू में स्टोर करे हुए है, और जैसे ही आप ऑनलाइन आते हो सारे मैसेज आपको डंप करता चला जाता है, डम 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 डम, बहुत तेजी से, ठीक है, विदाउट इवन यू आस्किंग फॉर इट। तो ये हमारा फंडा है कि ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, इस तरीके से हमारा कनेक्शन बन जाएगा। तो ये हमारी रियलिटी है कि यदि एक बॉक्स पे हो रहा होता तो ये कहानी हो गई होती। नाउ कमिंग बैक टू, ज्ञानेंद्र ने क्वेश्चन पूछा था बहुत सिंपल सा, कि अब मैं बताता हूँ तुम्हें, जो मॉडर्न सर्वर्स होते हैं। एक मिनट, ऐसे क्वेश्चन यहाँ बता कि जब भी ऑफलाइन था तो जब मैसेज भेजा तो तो फिर वो किसी और टेबल में रखा क्या, मतलब उसी टेबल में हाँ, रखा है? सेकंड टेबल, अनदर टेबल, इस टेबल को नाम ले लो। और उसमें 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 प्रोसेस आईडी भी थी? नहीं, प्रोसेस आईडी होती तो डिलीवर कर ही दिया होता। अच्छा, वो उस टेबल में सिर्फ मैसेज रहेगा और जो डेस्टिनेशन है वो रहेगा। हाँ हाँ हाँ, बस और बस, कौन सा जब क्लाइंट है और कौन कौन से मैसेजेस हैं, बस। जब वो दोबारा ऑनलाइन आएगा तो वो प्रोसेस आईडी तो उसकी चेंज हो सकती है, किसी से भी वो ज्वाइन कर सकता है इनफैक्ट। हाँ, तो वो उस टेबल में जाके फिर पेंडिंग मैसेजेस को डिलीवर करा देगा। ओके, ठीक है। और या कूल। तो अब जो बात आती है वो आती है कि अगर आप थोड़े बहुत हैं तो ठीक है यूजर्स, लेकिन जो मॉडर्न सर्वर्स हैं, टू बी वेरी फ्रैंक बता दूं, मॉडर्न सर्वर मतलब हाई कैपेसिटी वाले, वो 50,000 सॉकेट कनेक्शन बना लेता है एक एक सर्वर। तो नंबर लुक्स गुड फॉर मी एंड फॉर यू, लेकिन अब इसको बस इसी पॉइंट से थिंक करो कि व्हाट्सएप के केस में क्या होगा। व्हाट्सएप को 500 मिलियन कनेक्शन बनाने हैं, 50,000 नहीं। तो आप 500 इंटू 10⁶ को डिवाइड करो 50,000 से, ठीक है। तो 3 से 3 जीरो कट गई, कितना आएगा भाई, करीब 10,000। 10,000। तो जो नंबर हमको बड़ा लग रहा था कि भाई 50,000 कनेक्शन बन रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप का डेली एक्टिव यूजर काउंट देखते हुए तो उसको 10,000 ऐसे सर्वर चाहिए, मॉडर्न सर्वर भी हो, तो कम्युनिकेशन तेज होगा, सब कुछ तेज होगा, फटाफट चलेगा, ये को बात है, लेकिन हार्डवेयर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है उसका, कि उसको 10,000 सर्वर डेडिकेटेड चाहिए ही चाहिए एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि वो डेडिकेटेड है उससे, ठीक है। सो अब बेसिकली अब समझो कि अब ये कहानी ऐसी बन गई कि अब जो यूजर्स हैं एक्चुअली, ये कोई गारंटी नहीं है कि सब सेम बॉक्स पे होंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा टेबल का जो एक्सटेंशन हो गया इस टेबल का, वो एक तरह से ये हुआ कि यूजर आईडी ए जो है वो किसी पीआईडी पे नहीं है। अब नाउ यू कैन कॉल इट ए कनेक्शन ऑब्जेक्ट, एंड कनेक्शन ऑब्जेक्ट विल लिस्ट लाइक आईपी एंड द प्रोसेस आईडी टाइप, ऐसे मान लो। हाँ, तो ऐसे कहानी रहेगी, लेकिन बात वही रही भाई, अगर घूम फिर के बात करो, तो बात वही रही कि अब उस पीआईडी को इट हैज टू बी अवेयर नॉट ओनली ऑफ द प्रोसेस, इट हैज टू बी अवेयर ऑफ टू विच बॉक्स एंड विच प्रोसेस इट हैज टू सेंड, उसको इतनी अवेयरनेस चाहिए बस, क्योंकि अब डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स कैन एक्चुअली बी ऑन डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस आल्सो,
ठीक है। तो उसको पहले वो बॉक्स डिस्कवर करना पड़ेगा, फिर उस बॉक्स पे वो प्रोसेस डिस्कवर करना पड़ेगा जिससे वो डेडिकेटेड कनेक्शन बनाया हुआ है, एंड देन सिमिलर थिंग्स। फिर तो कोई चेंज नहीं है उसके बाद, कहानी तो वही, लार्ज मोटा मोटी कहानी तो वही रहने वाली है कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के बाद। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट रहा कि कैसे होगा। नाउ लुकिंग एट, अभी हमने बेसिक हार्ड समझ लिया है कि कैसे हो रहा है। नाउ वी कैन एक्चुअली मेक ए कंपोनेंट लेवल डायग्राम। क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट समझाना था, अदरवाइज पहले ही बना देते कंपोनेंट लेवल डायग्राम, लेकिन अभी बना देते हैं, नो प्रॉब्लम। सो अब क्या क्या समझ में आ रहा है हम लोगों को भाई? हम लोगों को ये समझ में आता है कि हमारे पास प्रमुख सर्विसेज में एक तो ऑब्वियसली ये मैसेजिंग सर्विस बोल देता हूँ इसको मैं, सर्वर तो 10,000 होंगे यहाँ पे। ये जो मैसेजिंग सर्विस है, इससे हमारे सारे के सारे बेसिकली जो सर्वर्स हैं वो कनेक्टेड हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली एक बात समझ में आ गई होगी इसमें कि हमारे पास एक इस सर्विस के पास में एक डेटाबेस पड़ा हुआ है। उसके ऑब्वियसली जब बताओगे तो इसके पीछे 2 रेप्लिका दिखा सकते हो, और कि इट्स मास्टर स्लेव कम्युनिकेशन, फेलोवर के लिए स्लेव वगैरह है, जो पुराने डिस्कशंस में, उस पर अब दोबारा नहीं जाऊंगा मैं, वो अब नेचुरल हो जाने चाहिए अब तक। ठीक है, तो मैसेजिंग सर्विस के पास एक डेटाबेस है जिसमें कि डेटा पड़ा हुआ है, और एक और डेटाबेस है जिसमें कि मान लो, या इसी में टेबल में जहाँ पे मैसेजेस पड़े हुए हैं जब वो ऑनलाइन नहीं था उस टाइप का। ठीक है, तो ये रही मैसेजिंग सर्विस। और अगर ध्यान दो तो मैसेजिंग सर्विस को तो यही पता है ना कि भैया ये यूजर, इसका डेटाबेस है, इसे ये पता है कि ये यूजर किस कनेक्शन पॉइंट पे है। तो लार्ज लेवल पे देखें तो ऑब्वियसली एक और सर्विस होगी विच इज अ यूजर सर्विस, कि भाई यूजर सर्विस को ही पता होगी ना, या प्रोफाइल सर्विस मान लो कि भैया इस यूजर आईडी का एक्चुअल मतलब क्या है। यूजर आईडी 3 मतलब ज्ञानेंद्र है, उसका फोटो है, या उसकी जो भी स्टोरेज है, वो सारी चीज़ हमें वहां से मिल जाएंगे यूजर सर्विस से। हाँ, तो बेसिकली जब भी कभी किसी यूजर आईडी से रिक्वेस्ट आएगी, मैसेजिंग सर्विस यहाँ पे क्वेरी मार के डेटाबेस से पता लगा लेगी कि किस सर्वर पे मुझे ये डेटा को भेजना है, वहां पे भेज दिया जाएगा। ऐसा कुछ होगा। और अब एक बात और करेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। और इसके अब मैं इसमें वो नहीं लगा रहा हूँ बहुत ज़्यादा, वो सब चीज़ें तो अंडरस्टूड मान ही लो कि यहाँ पे लोड बैलेंसर होगा या कुछ, वो सब चीज़ें तो हैं जो राउट करेगा रिक्वेस्ट को एटसेट्रा, दैट इज ऑल अंडरस्टूड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगली रिक्वायरमेंट की बात करते हैं हमारी, कि अब हमें ये समझ में आ रहा है कि मैसेज ट्रांसमिशन कैसे संभव है, ये तो क्लैरिटी हो गई होगी वेब सॉकेट के द्वारा क्या मैसेजिंग सर्विस करती है। अभी मुझे जो सेकंड रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, कि इसी पे मुझे मीडिया भेजना है, और उससे पहले भी एक रिक्वायरमेंट है, वो है मैसेज सेंट, डिलीवर्ड और रेड। इसी की बात कर लेते हैं पहले, मैसेज सेंट, डिलीवर्ड और रेड की। तो यार देखो, तो भाई कुछ बड़ी बात तो है नहीं, बहुत ही सिंपल सी बात है। और तो क्या हो रही है कहानी, ये डायग्राम में कर सकता हूँ मॉडिफाई, कर सकता हूँ, आई ट्राई। तो यहाँ पे अब बेसिकली ये मान के चलो कि हम जो करना चाह रहे हैं वो क्या करना चाह रहे हैं, कि जो सिंगल टिक आता है, जो सिंगल ग्रे टिक आता है, वो उसका मान लो कि मैसेज जो है डिलीवर हो गया, कहाँ पे डिलीवर हो गया, बस जो भी डेफिनेशन हो आपकी। और डबल मैसेज रिसीव्ड मान लो उसको, कि सर्वर पे पहुंच गया एटलीस्ट। और डबल ग्रे टिक जो आ रहा है उसमें आप मान लो कि डेस्टिनेशन रिसीव्ड, जो आपका मान लो बी था, बी रिसीव्ड। और डबल ग्रे भी कुछ आ जाए, मान लो डबल ब्लू आ जाए, ठीक, तो एटसेट्रा हमारी ऐसी डेफिनेशंस हैं बेसिकली, कि उसने रीड कर लिया टाइप्स या जो भी है। तो यार बहुत सिंपल है देखा जाए तो, भाई बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है। तो जब हमारे
इस क्लाइंट ने मैसेज भेजा और PID1 जैसे ही डिटेक्ट कर ले कि भाई मैंने मैसेज रिसीव कर लिया, तो वो एक पैकेट भेज सकती है। कम्युनिकेशन डेडिकेटेड चैनल तो एस्टेब्लिश है ही, वो एक ऐसा पैकेट भेजेगी जिसपे कुछ इस तरह की बातें लिखी होंगी कि फॉर दिस मैसेज ID मैसेज इज रिसीव्ड बाय सर्विस। जो क्लाइंट होगा उसके पास उस पैकेट को समझने की वो होगी, बेसिकली परख होगी कि वो ये समझ पाएगा। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, ये मान लो कि आई विल कॉपी, तो हमारे पैकेट्स की अंडरस्टैंडिंग होती है दोनों क्लाइंट और सर्वर पे, और डेटा जो एक्सचेंज हो रहा है इनके बीच में वो जेसन डेटा होता है नॉर्मली, और कुछ खास नहीं होता। उसका मैं डेमो भी दूंगा। तो उसमें ऐसा लिखा होगा यार कि मैसेज ID 1 है, या मैसेज का टेक्स्ट क्या है उसकी वैल्यू होगी, ठीक है, एटसेट्रा। और एक हो सकता है टाइप। तो अब क्लाइंट को, यानी कि मोबाइल में जो कोड लिखा हुआ है ना, उसको भी अंडरस्टैंडिंग है कि टाइप 2 का जब मैसेज आता है तो इसका मतलब है कि अब भैया वो दिखा दो, टाइप 2 का मैसेज जब भेजा सर्वर ने कि सिंगल ट्रिक दिखा दो, सिंगल ग्रे टिक। बस जैसे ही उससे मैसेज भेजेगा सिंगल ग्रे टिक दिखा देगा, वो उसे पता है कि टाइप 2 का मतलब क्या है, एज सिंपल एज दैट। जब PID1 PID तो बेसिकली एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म है और कुछ नहीं है, जैसे एक मैकेनिज्म, और एक मैकेनिज्म को हम लोग वी कम्युनिकेट इट इन जेसन पैकेट्स, we communicate this in JSON, or clients have understanding of these JSONs, clients have understanding of these JSONs, simple। so server client ने डेटा भेजा PID1 को, PID1 रेस्पॉन्स में भेज दिया कि ये मैसेज ID का टाइप 2 है, वो सिंगल टिक दिखा देगा। फिर PID1 जब PID2 को भेजेगा और PID2 PID क्लाइंट भी को भेज देगा, तो क्लाइंट भी भेजेगा एक एक्नॉलेजमेंट पैकेट PID2 को, PID2 भेजेगा एक्नॉलेजमेंट पैकेट PID1 को, और PID1 भेजेगा एक रिवर्स एक्नॉलेजमेंट फिर से क्लाइंट बी को, लेकिन दिस टाइम क्लाइंट ए को, सॉरी, लेकिन दिस टाइम टाइप 3। और टाइप 3 की अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट ने बिल्ड की होगी हमने ऐप का कोड लिखते टाइम, और ये दिखा देंगे भैया डबल टिक दिखा दो, क्योंकि टाइप 3 आ गया, विच मीन्स कि तुम्हारा मैसेज वहां पहुंच गया। तो कुछ नहीं है भाई, टोटली ले दे के ये एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म है, ये पैकेट्स एक दूसरे से कम्युनिकेट होते हैं और कुछ नहीं होता है, ठीक है। सो वेदर इट्स मैसेज और वेदर इट्स स्टेटस ऑफ मैसेज, बस आपको जेसन की अंडरस्टैंडिंग लिखनी है, प्रोटोकॉल जैसा है वो एक दूसरे के बीच में। सो आई विल गिव यू स्मॉल डेमो चैट सॉकेट का, और समझाता हूँ, ये मैंने कल देखा था मे बी। और ये इसको एक और सर्विस के थ्रू मतलब कर सकते हैं ना, PID जैसे ही मिले तो दूसरी सर्विस जो है वन टिक वाली उसको कॉल कर दे, वो जाके डिलीवर कर दे उसको कि हाँ। नहीं, बात ये है ना, बात ये है कि दूसरी सर्विस डिलीवर कैसे करेगी, परसिस्टेंट कनेक्शन तो उसी ने बना रखा है ना। अब हम ये तो नहीं चाहते कि दूसरी सर्विस भी दूसरा कनेक्शन बनाए इसके साथ, अच्छा। इतने रिसोर्स तो नहीं है, ऑलरेडी 10,000 सर्वर हमारे लगे हुए हैं कनेक्शन में, ठीक है। तो मैं और 10,000 सर्वर नहीं चाहता डिजाइन में। ओके ओके। हाँ, तो इसका यहाँ पे अब ये भी डिफरेंस है। नॉर्मली तुमने आज तक जो मैसेज देखे होंगे ना, वो देखे होंगे कि HTTP होते हैं, ये जो बन रहे हैं URL में ही खास बात है, URL में लिखा हुआ है WSS, वेब सॉकेट कनेक्शन। तो URL भी ऐसे ही होते हैं भाई, इनके URLs कुछ ऐसे दिखते हैं वेब सॉकेट कनेक्शन के। कुछ WSS करके, तो ऐसे URL दिखेंगे आपको। और ये भी हम इसमें इसमें देखो स्टेटस कोड आ रहा है, स्विचिंग प्रोटोकॉल्स या कुछ अपग्रेड है वेब सॉकेट, समझ में आता है कि वेब सॉकेट कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ है। ये डेमो चैट है। और यहाँ पे जब मैसेज में देखोगे, अभी तक मैंने कुछ मैसेज नहीं भेजा है, लेकिन वो चैट रूम टाइप का बना हुआ होगा, उसमें कुछ भेज रहा होगा कोई कुछ, तो ऑलरेडी कम्युनिकेशन चल रहा है, कुछ पैकेट हैं जिनका मतलब चल रहा है। अब मैं कुछ भेजता हूँ, निकनेम भेजा मैंने पवन, तो उसने भेजा ऐड यूजर पवन,
तो उसका मैसेज उसने अंदर बना रखा है कि भाई ऐड यूजर, इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी इनके क्लाइंट के पास या इनके सर्वर के पास कि भाई ऐड यूजर आए तो उसे ऐड कर दो एटसेट्रा। अब मैं जैसे भेजूं हेलो, तो हेलो के भेजने पर चार चीज बनी कि मैं टाइप कर रहा था, टाइपिंग, ये पैकेट पहुंचा, मैंने टाइपिंग स्टॉप कर दी, ये इवेंट पहुंचा, मेरा मैसेज पूरा मैंने सेंड कर दिया एंटर दबा के, क्या मैसेज भेजा, हेलो। तो जब क्लाइंट को न्यू मैसेज मिलेगा तो हो सकता है जो ऐप हो वो न्यू मैसेज को दिखा दे, वरना तब तक वो मैं दिखा सकती है टाइपिंग। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्लाइंट हैं वो आपको दिखाते हैं ना टाइपिंग, तो टाइपिंग किस बेस पे दिखा सकते हैं कि भाई जैसे ही मैंने स्टार्ट किया टाइपिंग, मैं टाइपिंग दिखाता रहूं जब तक स्टॉप टाइपिंग का पैकेट ना आ जाए। और ये रियल टाइम कम्युनिकेशन है, इसमें लैग तो होना ही नहीं है। जब स्टॉप टाइपिंग का पैकेट आ जाएगा तो मैं टाइपिंग दिखाना बंद कर दूंगा और उसके बाद तो मैसेज मुझे मिल जाएगा, न्यू मैसेज दिखा दूंगा। तो ये सारी कैपेबिलिटीज अगर देखो तो बहुत जो लगता है बहुत बड़ा, बट लेकिन ये कुछ नहीं है यार। वेब सॉकेट कनेक्शन पे आप बस ऐसे पैकेट भेज रहे हो जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपके क्लाइंट्स और सर्वर दोनों को है, बस, और कुछ खास नहीं है। ये भेजा मैंने हाय, फिर आया मेरा टाइपिंग, न्यू मैसेज, स्टॉप टाइपिंग, जो भी है, इस तरह से चीजें आती रहेंगी और हमारी अंडरस्टैंडिंग होती रहेगी। तो अब आप देखो तो ये एक ही कनेक्शन था, दूसरी रिक्वेस्ट नहीं गई है भाई मेरे। अदरवाइज कोई HTTP रिक्वेस्ट होती तो भर जाता पूरा ये एरिया। एक ही कनेक्शन बना, उस पे बस मैसेजेस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। इससे लाइव एग्जांपल क्या मिलेगा बेटर, बस, और कुछ नहीं। यूजर लेफ्ट, ये सब जो भी कुछ है ये सारी कम्युनिकेशन हो जाएगी। तो इस बेस पे हम ऑब्वियसली अब जब ये एक पैकेट भेज देगा कि भैया रिसीव्ड, तो वो एक सिंगल टिक दिखा देगा, डबल टिक दिखा देगा, ब्लू टिक दिखा देगा। तो कोई खास, जितना लगता है उतना खास है नहीं। एक बार वेब सॉकेट समझ में आ जाता है तो ये सिंपल ही है। तो बेसिकली हम इस बेसिस पे, अपनी एक्नॉलेजमेंट बेसिस पे ये चीज दिखा सकते हैं। तो मैं हुआ तो मैं एक डायग्राम चिपका दूंगा यहाँ पे, और आई विल एक्सप्लेन यू दैट। ठीक है, तो ये पार्ट समझ में आ गया आपको कि हम, क्योंकि हम पे स्टेटस पता है तो हम सारे स्टेटस दिखा पाएंगे। और इसमें मीडिया ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडिया में लोग थोड़ा सा मिस कर जाते हैं कुछ खास बात, इसलिए मीडिया डिस्कस करना जरूरी है। सो इससे ही एक्सटेंड कर लेते हैं। अच्छा, अब मीडिया की बात आई। अब भाई ये बताएं, नॉर्मली मतलब जितना मेरे को समझ में अंडरस्टैंडिंग हुई है और कुछ वीडियोस भी देखे मैंने इसके डिजाइन पे, कि आप टेक्स्ट कम्युनिकेशन कर रहे हो इन चैनल्स पे ठीक है, लेकिन आपको पता होगा, पहले ही बताया मैंने कि जो टेक्स्ट तो छोटा होता है, बहुत फास्ट कम्युनिकेशन है, लेकिन फोटो अपलोड हुआ या वीडियो अपलोड हुआ ये बहुत टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि इट टेक्स टाइम। वो 200 MB का होता है, कुछ होता है। यदि आप सेम चैनल पे, जो चैनल बना हुआ है वो लाइट वेट चैनल है, लाइट वेट प्रोसेस जैसा रखना चाहते हैं हम लोग, देखो उसको एज ए हैवी वेट भी रख सकते हैं, बट अगर हैवी कर दिया प्रोसेस को तो हम एक सर्वर पे 5-6 प्रोसेस चला पाएंगे, क्या फायदा है। अभी हम चला रहे हैं 50,000, कैपेसिटी का भी ध्यान रखना है। तो हम ये नहीं चाहते कि ये हमारे लाइट वेट प्रोसेसेस जो हैं ये बिजी हो जाएं वीडियो अपलोड करने में। अगर वीडियो अपलोड करने में बिजी हो गए तो बाकी लोगों को आप उस समय टेक्स्ट ना भेज पाओ, ये तो नहीं चाहोगे आप, कि अभी आप वीडियो अपलोड कर रहे हो ज्ञानेंद्र को तो मैं अभिनव को हाई नहीं भेज पा रहा हूँ, ये सब चीजें आप शायद अवॉइड करना चाहोगे। तो वो डिजाइन कैसा होगा, ठीक है, वो समझना पड़ेगा। तो विच मीन्स आई एम एट ए पोजिशन वेयर ये हमारा एक क्लाइंट ए है, ये हमारा क्लाइंट बी है, और क्लाइंट ए क्लाइंट बी को टेक्स्ट भेजता है, तब तो पता ही तुम्हें क्या हो रहा है, कोई डाउट ही खत्म हो गया। लेकिन यदि वो मीडिया भेज रहा है तब क्या होता है, आइडियली बताता हूं तुमको, ठीक है। तो अब ये मान के चल लो, थोड़ा मैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूं, पहले यहां लाता हूं इसको। चलो, कि जब एक पर्टिकुलर सर्वर था, तो यहां पे थोड़ा सा एक्सटेंशन ले लो कि ये वो सर्वर है, सर्वर 1, जहां पे क्लाइंट ए का प्रोसेस चलता है, ये मान लो तुम लोग, ठीक है। और
ये वो सर्वर है 45 जहाँ पे क्लाइंट बी का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ पे से डेटा आया, वीडियो अपलोड का डेटा आया, सर्विस ने पता लगा लिया, और ऑब्वियसली सॉरी यहाँ पे तो सीधे कनेक्शन बनेगा सर्वर 1 से क्योंकि डेडिकेटेड पीआईडी है। तो वो बेसिकली क्या होगा इस केस में कि जो पीआईडी है वो यूं मत मानो कि हमारा ऐसा कनेक्शन होने जा रहा है कि वो पीआईडी डायरेक्टली उस कम्युनिकेशन को मैसेज की तरह भेज देगी, वो नहीं होगा, ठीक है। तो हम बेसिकली मीडिया को इस तरीके से अपलोड नहीं करने वाले। तो हम मीडिया का डेटा सर्वर 1 को भेजें ही ना, कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं। अंडरस्टैंड करो गाइस, थोड़ा डिफरेंस हो गया। यानी कि ईएलबी एक डिसीजन ले रहा है कि यदि वो टेक्स्ट मैसेज है तब तो सीधे सर्वर ऐसे जो कनेक्शन बना है भेज दो, लेकिन यदि वो वीडियो मैसेज है तो वो सर्वर 1 वाले कनेक्शन पे भेजेगा ही नहीं। रादर क्या होगा कि एक और सर्विस बनेगी, यहाँ पे हमारा HTTP का मीडिया सर्विस है, ठीक है। तो जैसे ही मीडिया का डेटा आता है कुछ, तो ELB देखेगा कि वीडियो अपलोड का डेटा आया है, तो उस केस में वीडियो का पेलोड है अगर, तो सीधे वो HTTP मीडिया सर्विस से कहेगा कि भाई कुछ वीडियो का डेटा आया है या कुछ ऑडियो का डेटा आया है। तो HTTP मीडिया सर्विस, अब मीडिया के लिए पता ही है तुम लोगों को स्टोरेज कैसा होता है भाई, या तो S3 टाइप का कुछ यूज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो अपने ऑब्जेक्ट स्टोर में उस डेटा को डालेगा पहले, ठीक है, S3 में। उसको सर्व और डेटा सर्व करने के लिए ऑब्वियसली बताया जैसे हमने कि CDN वीडीएन जो भी यूज होता है वो सब यूज हो जाएगा यहाँ पे, कि CDN का यूज कर ले, जिससे कि गैर जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स, एज सर्वर्स, आपके क्लोजेस्ट सर्वर से आपका इमेज या मीडिया फैच हो जाएगा। तो विच इज व्हाट आई वांट टू से कि जब डेटा मीडिया के फॉर्म में आया तो वो डेडिकेटेड कनेक्शन पे नहीं गया, सर्वर ए पे गया ही नहीं, सर्विस पे आया, मीडिया सर्विस ने अपलोड किया उसको S3 पे, CDN पे भी पुश किया, और अब मीडिया सर्विस कुछ ऐसा कहेगी। कैसा कहेगी वो बताते हैं कि मीडिया सर्विस ऐसा बोलेगी कि इसका टेबल का आईडी दे दे, मान लो कि एक पैकेट भेजेगी जिसका आईडी है सपोज 45, ये फोटो वाले का, ये फोटो जहाँ स्टोर है, ठीक है, आईडी है 45, और किस मैसेज ने, किस यूजर ने भेजा, यूजर मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन मान लो यहाँ पे, ये चीज है। अब जो कहना है वो सिंपल है गाइस, कोई बड़ी बात तो नहीं है, आप लोग समझ जाओगे बहुत आसानी से। कहने का मतलब क्या है कि मीडिया सर्विस को ये तो पता था ना कि किस यूजर ने भेजा है, उसे पता था कि ए ने भेजा है मीडिया, उनने अपलोड किया, उसके डेटाबेस में ये चीज पड़ी हुई थी कि भैया आईडी जो फोटो आईडी 45 है वो यूजर ए ने अपलोड की है, और उसका ये रहा URL S3 पे, ये पता है उसको, ठीक है। तो वो बेसिकली अब ये जो मीडिया सर्विस है वो सर्वर 1 जिस पे वो पता लगाएगी कि जो जिसने भेजा है, जिसका ये मीडिया है, वो किस सर्वर पे है, क्या पीआईडी है। मीडिया सर्विस उस प्रोसेस पे डेटा भेजना चाहेगी बेसिकली, और जब उस पीआईडी को डेटा मिलेगा कि अब मुझे टाइप मिला है, उसका टाइप भी अलग होगा, कुछ टाइप होगा, मीडिया मैसेज है, ठीक है। तो अब बेसिकली जो मीडिया मैसेज है वो देखते ही ये मैसेज भेज देगा कि मैसेज किसके लिए है, ये भी भेजेगा, यहाँ पे वो डेस्टिनेशन भेज रहा है उस पैकेट में, ठीक है। तो मुझे ये मीडिया यहाँ रखना है, ये वहाँ नहीं। अच्छा, तो उसने देखा कि ये जो पैकेट है सोर्स की जरूरत नहीं है, सोर्स पे तो ये भेज दिया उसने, सर्विस ने बताया कि आईडी 45 आपके लिए है, उसका मतलब है ये यूजर ने अपलोड किया, ये URL है, डेस्टिनेशन बी के लिए है और ये टाइप मीडिया है। इस सर्वर ने रिसीव किया, इसने देखा कि ये टाइप मीडिया है, इसकी ये आईडी है, डेस्टिनेशन देखा, उसका सर्वर पता लगाया या पीआईडी पता लगाई, और वो सर्वर बी को एज इट इज उसके पीआईडी में भेज दिया।
सर्वर बी ने वही मैसेज पुश कर दिया क्लाइंट को एज इट इज, जो बी अटैच था। जब क्लाइंट पे ये मैसेज मिलेगा ना, तब बेसिकली यूं मान लो कि क्लाइंट को ये सारी इंफॉर्मेशन, क्लाइंट को ये पता पड़ जाता है कि ये मीडिया है, और मे बी सर्वर बी भेजते टाइम उसको उसका बाकी मेटा डेटा अटैच करके भेज देगा कि क्या यूआरएल है। तो उस डेटा को दिखाने से पहले जो क्लाइंट है या ऐप है, वो इस सीडीएन से या एससीएस डेटा को लाके आपके मोबाइल पे दिखा देगा। तो ध्यान अगर दो, तो इन डेडिकेटेड पीआईडीज पे या सर्वर में कभी मीडिया पास नहीं हो रहा है इन चैनल्स पे। मेरा क्या पास हो रहा था, मीडिया अपलोड करने का सेपरेट प्रोसेस था कि वो उसका आईडी पास हो रही थी। इस आईडी से सर्वर बी उसका मेटा डेटा पता लगा लेता है कि उसका यूआरएल क्या है, या यही भेज दे, कुछ भी मान लो। और फिर जब वो भेजता है इस पैकेट को, नाउ क्लाइंट, ये जो क्लाइंट है, ये देखता है कि इसका टाइप मीडिया है, तो इसका यूआरएल वो उस यूआरएल से लाके दिखा देता है। बस इतनी कहानी होगी। हाँ, ये क्लियर करो कि मीडिया अपलोड समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मीडिया को डेडिकेटेड पीआईडीज पे नहीं भेज रहा हूं, बस सारी बात यही है। दिस सेपरेट सर्विस रिस्पॉन्सिबल फॉर पुटिंग इट इन S3, गिविंग इट ए यूआरएल, स्टोरिंग दिस मेटा डेटा इन डेटाबेस, और फिर तो बस वो उसकी इस रो की आईडी और डेस्टिनेशन और टाइप मीडिया भेजेगा इस पीआईडी को सर्वर ए को। सर्वर ए उसे सर्वर बी में भेज देगा, सर्वर बी उसे क्लाइंट पे पुश कर देगा। क्लाइंट को पता होगा कि इसका क्या यूआरएल है जहां से डाउनलोड करना है, फिर क्लाइंट ही उस यूआरएल से जाकर डाउनलोड कर लेगा और आपको मीडिया दिखा देगा। आपके प्रोसेस कभी भी हैवी नहीं हुआ इससे। या गाइस, ओवर टू यू, पहले आप लोग बताओ। तो जब यूजर ने मीडिया भेजा था, तब उसको ये नहीं पता था ना कि जो 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 डेस्टिनेशन है वो किस सर्वर पे है या किस पीआईडी पे है, राइट? वो एचटीटीपी मीडिया सर्विस बाद में पता कर रही है। नहीं, जब यूजर भेज रहा है तो भाई जब मैं भेजूंगा तो ये बताऊंगा ना, ज्ञान को मीडिया हाँ भेजना हो तो। नहीं, लेकिन ज्ञानेंद्र किस सर्वर पे उसको नहीं पता ना। क्या चीज? ज्ञानेंद्र किस सर्वर पे उसको नहीं पता हाँ रहेगा ना। हाँ हाँ, वो नहीं पता उसको, वो नहीं पता उसको। उसको बस ये पता है, जो मीडिया सर्विस है उसको ये मिला है कि डेस्टिनेशन क्या है, बस। लेकिन इस सर्विस को और ये तो पता है ना कि डेटाबेस से क्वेरी करके कि ज्ञानेंद्र कहाँ है। भाई हम्म तुमने यहाँ तो स्टोर किया है ना ज्ञानेंद्र हाँ कहाँ है। हाँ हाँ, मतलब अगर वो चेंज नजर आता है ना, तो इसलिए मतलब वो जब जिससे कनेक्टेड होगा हाँ, वो इन्फॉर्मेशन एट दैट निकाल गिवन के, टाइम जिससे कनेक्टेड है, वो उसका हाँ, कनेक्शन ऑब्जेक्ट उठा लेगा। या और वहां पे फिर उसको फाइंड करके भेज देगा और उसका बस, लिंक। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। तो एक्चुअल मीडिया कभी नहीं जा रहा हमारे चैनल्स पे, मीडिया का यूआरएल जा रहा है। और कोई डाउट हो तो बताओ, वरना वी कैन मूव अहेड। तो ये S3, मैं नहीं पढ़ा था कि मतलब ये इनफाइनाइट होता है क्या, मतलब कोई इसकी लिमिट ही नहीं होती क्या S3 में डालने की, बकेट में जो यार बहुत चार्जेस होते हैं बस, बाकी तो सभी चीज इनफाइनाइट ही है। अमेजोन पे तो कुछ भी ले लो। चार्जेस, हाँ, यूज करने के रहते हैं लेकिन स्टोर करने के नहीं रहते ना सर, तो हाँ, वो कितनी क्वेरी वेरी आई, एपीआई कितनी आई इसको फैच करने के लिए, एटसेट्रा। क्योंकि S3 का बैकअप मैंने देखा है कि S3 का बैकअप रखा हो, इस तरह रखते हैं कि S3 का बैकअप भी तो S3 का बैकअप S3 वाले ही रखते हैं S3 वाले, ऑब्वियसली रखते नहीं, हैं, यूजर जैसे गारंटीड सर्विस है। हम लोग मान लो 2 DB रख लेते हैं, तो यूजर जो हम लोग इसी इंस्टेंस का बैकअप रखते हैं, तो इसी तरह S3 का नहीं देखा मैंने कभी यूजर रखे, रखते हैं मतलब। दोबारा बोलो, S3 पे क्या रखते हैं? मतलब जैसे हम कोई MySQL RDS में जो रह लेते हैं तो उसका बैकअप रखते हैं, मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन उस टाइप के रखते हैं। हम्म S3 में ऐसा नहीं होता है क्या? देखो, S3 इज ए मैनेज सर्विस, राइट? तो वहां पे जैसे माई स्क्यूएल भी स्टोर करते हो तो आपसे पूछता है आप कितने स्लेब बनाना चाहते हो इसके, उस हिसाब से आप चार्ज भी होते हो। ठीक है, तो S3 का अपना बैकअप तो रहता ही है खुद का, वो तो गिवन है यार, S3 तो उनकी सर्विस है तो बैकअप तो है ही उसका। ठीक है जी, ओके। हम्म। तो ये है बेसिकली मीडिया कैसे जाएगा उस पे, वो जानना बहुत जरूरी था, एज आई थॉट। तो आई थिंक व्हाट्सएप में तो लार्जली यही होता है। थोड़ा डेटाबेस का बात कर लेते हैं, बाकी समझ में आ ही गया है कि डेटाबेस में यहाँ पे देखो, बहुत सारे देखा जाए तो चैट में डेटा बहुत बड़ा नहीं होता कई बार मैसेजेस का। देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ स्मॉल मैसेजेस, ह्यूज नंबर ऑफ स्मॉल मैसेजेस। और अगर ह्यूज नंबर ऑफ स्मॉल मैसेजेस हैं, तो जब भी नंबर ह्यूज हो जाता है ना, तो यू शुड बी चूजिंग समथिंग लाइक बिग टेबल और एच बेस या तरह की चॉइसेस नॉर्मली प्रीफर करते हैं लोग यहाँ पे।
जहाँ हमारे बहुत सारे मैसेज हो। मेटा डेटा के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, वो डेटा इतना बड़ा नहीं होता, आप उसको तो सिंपल MySQL में रख ही सकते हो। जो चीज़ बहुत तेजी से ग्रो होती है वो बेसिकली मैसेजेस हैं, तो उसके लिए आप कुछ बिग टेबल या एचबीएस स्टोर करोगे, जिसका डिस्कशन हमने बख्शी पुराने डिस्कशंस में किया हुआ है कि क्या क्या फैसिलिटीज हमें को मिल रही हैं। थोड़ा शार्डिंग की बात यहाँ पे करनी पड़ेगी, जरूरी होगी, क्योंकि यहाँ यूज केस बड़ा डिफरेंट है कि नॉर्मली हम जहाँ पे जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि यूजर की चैट हिस्ट्री आ जाए, तो चैट हिस्ट्री आ जाए, इसलिए इट मेक्स गुड सेंस इन दिस केस एटलीस्ट कि हम पार्टीशन यूजर आईडी बेस्ड कर दें इन दिस यूज केस। क्योंकि यदि मुझे एक यूजर की चैट उठानी है तो 10,000 सर्वर पे ना जाके मतलब 10,000 मतलब डेटाबेस के शार्ड्स पे ना जाके, मान लो मैं किसी पर्टिकुलर शार्ड पे जाऊं और वहीं से मैं सारा डेटा उठा लूं। हाँ, डाउन साइड वो जो होता है वो है ही कि अगर एक यूजर बहुत सारे मैसेज भेज रहा है तो वो सर्वर ओवरलोड हो जाएगा। तो ये ट्रेड ऑफ चॉइस आपको लेने हैं। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आप दोनों अप्रोच सजेस्ट करो और दोनों के प्रॉस कॉन सजेस्ट करो कि भाई यूजर आईडी बेस रखेंगे तो यदि वो पर्टिकुलर यूजर उस सर्वर पे बहुत ज़्यादा डेटा भेजेंगे तो अनबैलेंस लोड हो सकता है, लेकिन इसमें चैट हिस्ट्री फैचिंग विल बी फास्ट। ठीक है, सो इसका जो प्रॉस कॉन्स हैं वो डिस्कस करो। अनइक्वल लोडिंग हो सकती है बट फैचिंग हिस्ट्री विल बी फास्ट। तो कई बार जरूरी नहीं होता कि हम डिसीजन दें पूरा, हम क्या क्या फैक्टर कंसिडर कर रहे हैं वो बताएं। ठीक है, अब मैसेज आईडी बेस स्टोर करेंगे तो ये है कि लोडिंग इक्वल लोडिंग से लोडिंग विल बी गुड, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, लेकिन हिस्ट्री कैसे फैच करोगे भाई? हिस्ट्री फैचिंग विल बी स्लो, ये बात बनी। और जो ग्रुप चैट्स होते हैं उनके लिए कंप्लीट डिफरेंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि वहां जो शार्डिंग हो, क्योंकि ग्रुप चैट भी बहुत ज्यादा होती है इन प्लेटफॉर्म्स पे, वो ग्रुप आईडी बेस्ड हो। जब ग्रुप आईडी बेस्ड रहेगी तो उस पर्टिकुलर ग्रुप के मैसेजेस एटलीस्ट आप बहुत तेजी से निकाल पाओगे, वरना फिर वही वाली कहानी है कि उन सारे सर्वर पर जाके एग्रीगेट करके फेंकना थोड़ा सा ट्रिकी होगा। ये बात है। और हर जगह बेसिकली फेल ओवर तो है ही, विच मीन्स कि आप इंश्योर कर रहे हो कि आपके पास डेटाबेस में मास्टर स्लेव हैं या बिग टेबल वगैरह में आपके पास सफिशिएंट रेप्लिकाज हैं, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो तो एज आई, सर हाँ ये बोलो। डेटा जैसे हम जब भेजते हैं तो डेटा हमें भी दिखता रहता है और डिलीवर भी होता रहता है, तो ये चीज़ कैसे करते हैं? मतलब दोबारा बोलो अ, मतलब। जैसे चैट में हमने मैसेज भेजा तो मुझे भी यहाँ पे डेटा दिख रहा है, विजिबल है ऐप में। नहीं, जो और तुमने भेजा, देखो जो तुमने भेजा खुद से हाँ वो तुम्हारा क्लाइंट तुम्हें तुरंत दिखा देगा, वहां सर्वर पे कनेक्शन बनाने की जरूरत ही नहीं है। भाई भाई तुमने भेजा है, हाय मेरे हाँ, को। नहीं वो दिखा तो वो सेव करते होंगे उसे, तो कहीं डीबी में डालते होंगे ना उस डेटा को भी। किस डेटा को मतलब? जो हमने जब मैसेज मैं आपको हाय भेजा, तो एक तो हुआ कि मैसेज पूरा वर्कफ्लो फॉलो करके डेस्टिनेशन में पहुंच के डिलीवर हो गया, तो उसको दिख हाँ रहा है। तो उसी तरह मतलब हमें जो ऐप में दिख रहा है मैसेज, तो वो भी हाँ, तो ऐप के अ, पास भी अपना लोकल डेटाबेस है, ऐप के पास भी जो छोटा सा होता है, जिसमें वो उस केस में कि जब सपोज करो कि क्लाइंट लाइव नहीं है या कोई इश्यू हो गया कनेक्शन में, तो वो उसको ऑटोमेटिक रिट्राई कर पाए बिना आपके लिखे हुए, तो अच्छा, वो मैं उस मैसेज को रख लेता है अपने एक पास। इंटरव्यू में पूछ रहा था, इसी चीज पे फोकस करता रहा, मैं समझ ही नहीं पाया। मैंने बोला कि ऐप का भी तो मेमोरी स्पेस रहता है, मान लो एक ऐप 200 MB जगह ले रही है, तो उसमें ये सब डेटा जो होगा उसी में पड़ा होगा, तो जगह सर्वर पे भी कहीं रखेंगे क्या? मतलब हाँ, मैंने तो कहा सर्वर डीबी पे में तो कहीं रखेंगे रखा ही भाई, देखो होगा सर्वर पे रखे हुए कहीं। हैं हम लोग, है ना। हाँ। सर्वर पे तो बताए मैं तुम्हें ऊपर कि अगर चैट हिस्ट्री दिखानी है तो भी हम्म। यूजफुल है, और अदर यूज के यूजफुल है ही, लेकिन अच्छा। अपने ऐप्स के भी अपने अपने डेटा स्टोर होते हैं भाई। अच्छा। वो उनमें ठीक। स्टोर करते हैं ऑप्टिमाइजेशन के लिए कि रिट्राई कैसे करोगे अदरवाइज। अगर वो मैसेज सर्वर लाइव नहीं है तो हम्म। मैसेज कहीं हवा में थोड़ी खो जाएगा, आपके पास रहता है ना उसे रिट्राई करने के लिए, आपको दिखाता है ना रिट्राई क्लिक कर दो एटसेट्रा, तो हाँ वो हाँ। तभी दिखा पाएगा जब वो लोकल मेमोरी में होगा उसकी। हाँ, ओके। मे हाँ बी ऐसा। ऑप्टिमाइज फॉर दैट कि आपकी लोकल मेमोरी बहुत तेजी से ग्रो ना हो, ताकि ऐप अनइंस्टॉल हो जाएंगे, वरना बहुत सारे लोग करेंगे, इतना डेटा खा रहा है, इतनी मेमोरी खा रहा है, तो आप बस थोड़ा डेटा रखते हो, जो काम हो जाता है तो डिलीट कर देते हो उसको, दैट्स इट। ओके। ठीक है, सो
लार्जली तो गाइज यही है, देखो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, क्या एक जो लास्ट सीन वाला था, तो उसके लिए क्या मतलब हम लोग को एक्टिविटी टेबल बना के रख लें, हाँ रख लो, उसमें लास्ट कुछ सीन रख लो, जो बहुत भी सिंपल। एक्शन कोई करता है बस वो सेव कर लिया उसको कहीं हाँ पे। तो करेक्ट, लास्ट सीन को नॉर्मली जो इंडस्ट्री में बोला जाता है, दे कॉल इट हार्ट बीट, ठीक है। सो विच इज ए सिंपल टेबल जिसमें लिखा हुआ है यूजर आईडी और लास्ट सीन स्टैम्प, लास्ट सीन टाइम स्टैम्प। तो उसमें डेटा ऐसा रहता है कि भाई यूजर आईडी ए है, उसका लास्ट सीन भेजा उसने ये, और क्लाइंट में ऐसा लॉजिक रह सकता है कि जब वो हर एक बेसिकली जब वो मैसेज भेजता है तब तो अपडेट हो ही जाएगा लास्ट सीन, को डाउट ही नहीं है। अदरवाइज लाइव भी है, वो रीड कर रहा है तो हर 5 सेकंड पे या हर 10 सेकंड पे वेब सॉकेट कनेक्शन तो बना ही हुआ है, कोई नया एचटीटीपी तो बनाना नहीं है, उसी पे एक पैकेट भेज देगा लास्ट सीन टाइप का। तो जब पैकेट मिलेगा पीआईडी को, तो वो उस समय समझेगा ये लास्ट सीन है केवल इसमें, तो पैकेट कुछ ऐसा होगा कि हार्ट बीट भेजेगा, हार्ट बीट मैसेज भेजेगा। तो वो देखेगा हार्ट मैसेज आया क्लाइंट ए से, इसका टाइम जाके अपडेट कर देगा, ऐसे बस अपडेट होते रहेंगे उस टेबल में। तो इस टेबल से आप देख के आपको पता लग जाएगा कि लास्ट सीन कब है, करंट टाइम स्टैम्प से माइनस करके आप दिखा दोगे ही वॉज ऑनलाइन 2 hours अगो, 3 hours अगो, 1 minute अगो। इट्स वेरी सिंपल। तो हार्ट बीट मैसेज उस परसिस्टेंट कनेक्शन पे या वेब सॉकेट कनेक्शन पे भेज देगा। वही मैं कह रहा हूँ कि सारी चीज दिखाने के लिए ना मैसेज टाइप डिफाइन करने हैं आपको, जो आपकी सर्विस भी समझती हो और जो आपकी ऐप भी समझती हो, एज सिंपल एज दैट। लास्ट सीन में कुछ नहीं है, बहुत इजी है। ये तो छोटे छोटे यूज केस है, अगर आपको हार्ड समझ में आ गया कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है वेब सॉकेट का, तो ये सारी चीज फिगर आउट करनी तो कुछ बड़ी बात है ही नहीं। आई थिंक मेन वेब सॉकेट ही है, और कैसे डेस्टिनेशन फाइंड कर रहा है वेब सॉकेट में जाके क्यू में, हम्म, और टेबल मेंटेन कर रहा है कि जो डेस्टिनेशन है किस किस बॉक्स से कनेक्टेड है वो एट टाइम। हम्म। या तो और अब याद रखना कि जब भी कभी गेमिंग की बात आए, जब भी कभी क्या कहते हैं रियल टाइम कोई ऐसा सवाल पूछे कि आपको स्टॉक वेबसाइट है, आप चाहते हो बिना पेज रिफ्रेश करे डेटा रिफ्रेश हो जाए, क्लिक इन्फो का स्कोर बिना पेज रिफ्रेश करे रिफ्रेश हो जाए, इसका मतलब यही है कि क्लाइंट्स डेटा मांगे बिना सर्वर डेटा भेज दे, बस यही मतलब है इसका। इसका मतलब वेब सॉकेट, ये आपको पास एक स्ट्रेट हिंट है कि क्लाइंट अगर बिना रिफ्रेश करे डेटा दिखा पा रहा है, which means server is able to update it, which means there's a bidirectional communication, which means there's a web socket। इसका मतलब है कि आपको ऐसे सारे केस में वेब सॉकेट का इम्प्लीमेंटेशन, वेब सॉकेट डिजाइन डिस्कस करना है, चाहे वो गेमिंग हो, चाहे वो स्टॉक अपडेट्स हो, चाहे वो क्लिक इन्फो के अपडेट्स हो। तो क्लिक इन्फो डिजाइन कर रहे हो, सडनली वो पूछ ले कि मैं पेज रिफ्रेश करना नहीं चाहता हूँ, स्कोर अपडेट हो जाए, क्या करोगे? तो वेब सॉकेट के बारे में बताना पड़ेगा ही पड़ेगा आपको, ऑप्शन नहीं है कोई। तो जो भी पुशर पुशर है, पब सब आर्किटेक्चर है, जो उनको रियल टाइम दिखाना है आपको, तो यू हैव टू बी गोइंग टू द सॉकेट्स पाथ, ये है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि आई मीन नाउ दिस इज फॉर इंटरेस्टेड वंस लिख देता हूँ वैसे तो, पर तुम लोग तो इंटरेस्टेड रहो, 2 मिनट लगेंगे। अच्छा, इसमें इम्प्लीमेंटेशन भी मतलब जो वेब सॉकेट है वो कुछ अलग होता है, अलग हाँ आ लाइब्रेरी रहा हूँ, उसी एक पर आ रहा है? हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। फॉर इंटरेस्टेड वंस लिख दिया है मैंने कि वेब सॉकेट का, क्योंकि नॉर्मली हम वेब सॉकेट का इम्प्लीमेंटेशन करते नहीं है, मतलब किया नहीं होता तो पता नहीं होता। तो मैं एक इसका रेफरेंस दे देता हूँ, बहुत आसान है यार, लेकिन कुछ है नहीं, इंपॉर्टेंट पार्ट रख लूंगा। तो हर एक लाइब्रेरीज में अपने अपने वो होते हैं, जैसे फ्लास्क क्योंकि हम लोग बहुत यूज करें, तो फ्लास्क का दे देता हूँ तुमको एक एग्जांपल, और इंपॉर्टेंट पार्ट रख देता हूँ वहां पे, कॉपी करता रहूंगा एंड आई एक्सप्लेन ईच ऑफ दिस लाइंस। ये बना रहा हूँ सर्वर, तो फ्लास्क के अंदर एक सॉकेट आईओ, नाम ही काफी है यार, सॉकेट आईओ, सॉकेट वेब सॉकेट बनाने के लिए यूज होगा। उसमें एक सॉकेट आईओ नाम की बेसिकली क्लास है, और एमिट नाम का मेथड है। एमिट मतलब क्या है? मैसेज भेजना, और रिसीव तो रिसीव है ही। अब बहुत सिंपल है भाई, इवेंट बेस्ड है। अब आप बेसिकली जो ऐप बनाते हो, ऐप ऑब्जेक्ट, ये सब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। ऐप ऑब्जेक्ट बनाया, उसका कॉन्फ़िग होता है, सॉकेट आईओ को आप ये पास कर दो बस। कैसे बनता है कनेक्शन बहुत बता देते हैं। तो डोंट वरी अबाउट इंडेंटेशन एंड ऑल, भी फोकस नहीं है वो। ऐप ऐप ऑब्जेक्ट बना, ऐप जो भी कॉन्फ़िग है, सॉकेट आईओ हमने बनाया यूजिंग दिस सॉकेट आईओ ऑब्जेक्ट, ये जो सॉकेट आईओ इंपोर्ट किया था,
और उसको ऐप पास कर दिया। ये बना हमारा सॉकेट आईओ ऑब्जेक्ट। अब आप दो ही काम करोगे यार नॉर्मली। देखो, या तो आप चाहोगे मैसेज को एमिट करना, विच मीन्स कि आप मैसेज को भेजना चाह रहे हो, ठीक है, या दूसरा आप चाहोगे मैसेज को रिसीव करना, विच मीन्स किसी ने मैसेज भेजा है, वो इवेंट आपको रिसीव करना है, और तीसरी तो कहानी है नहीं कोई। अच्छा, तो एमिट इज वेरी सिंपल, कि आपको भेजना है तो ऐसे भेजो। ये एग्जांपल है, आपका कोई फंक्शन है, कोई फ्लो है, उसमें आपको डेटा भेजना है, किस पार्टी को, जो पार्टी कनेक्टेड है इस पे, तो आप लिखोगे सॉकेट आईओ जो ऑब्जेक्ट बना है, सॉकेट आईओ डॉट एमिट। एमिट मतलब ये मैसेज भेज दो, किसे भेज दो, जिस पार्टी से सॉकेट कनेक्शन बना है। अच्छा, यहाँ पे आप यू कैन डिफाइन बेसिकली, ये वो टैग है, मतलब दूसरी पार्टी ये लिखेगी कि जब ये इवेंट मिले तब मैं क्या करूं, तो उसका इवेंट का टैग है एक तरह से, मान लो माई रेस्पॉन्स नाम से। यहाँ जो डेटा भेजना चाह रहा हूँ, जेसन डेटा, वो भेज दूं, चाहूं तो कुछ नेमस्पेस डिफाइन कर दूं। ये रहा बस, कि सॉकेट आईओ ने एमिट किया ये मैसेज, और किस टैग में, बेसिकली ये मान लो जैसे चैनल, मान लो ना पब सब में होता है कि आप इस चैनल पे ये चीज भेज रहे हो और उस चैनल को कोई लिसन कर रहा है, तो यहाँ मान लो मैं इस चैनल पे भेज रहा हूँ या माई रेस्पॉन्स पे, और इस माई रेस्पॉन्स पे जो क्लाइंट है वो लिसन कर रहा होगा। तो आपको मैं क्लाइंट दिखा देता हूँ। देखो, जो जावास्क्रिप्ट क्लाइंट, तो मैंने बेसिकली माई रेस्पॉन्स नाम के टैग से या चैनल से एक मैसेज भेजा जिसके पास डेटा और काउंट था, और जो यहाँ पे जो सर्वर है, क्लाइंट पे जाता हूँ, क्लाइंट का टेम्पलेट देख लो, यहाँ पे वो लिखा है ये सॉकेट डॉट ऑन, ये वो है हमारा जावास्क्रिप्ट। तो हर लाइब्रेरी में होता है भैया, जावास्क्रिप्ट को भी पता है कि सॉकेट कनेक्शन कैसे बनाते हैं, उनके पास एक आईओ नाम का कुछ है, वो बनाते हैं उससे, और वो ऐसा लिखेगा वहां पे सॉकेट डॉट ऑन। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, क्लाइंट साइड पे, भाई रिसीव तो क्लाइंट साइड पे होना है ना, तो क्लाइंट साइड पे जब ऑन ऑन ये इवेंट आया माई रेस्पॉन्स नाम का जो सर्वर ने भेजा था, तो वो बेसिकली इस मैसेज को क्या प्रोसेस करेगा, जो भी कोई तुम्हारा मान लो HTML में कोई टैग हो, उसका टेक्स्ट चेंज कर देगा वो, काय से, मैसेज डॉट डेटा, मैसेज तो ये रहा, डॉट डेटा किया तो ये मिल गया उसे ये डेटा, और मैसेज डॉट काउंट किया तो ये काउंट मिल गया, और वो रन टाइम पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा भाई, आपको बिना रिफ्रेश करे हुए जावास्क्रिप्ट पेज पे मिल जाएगा बस, दैट्स इट। सिमिलरली जब जावास्क्रिप्ट रिसीव कर सकता है तो वो भेजेगा भी ना इवेंट्स को, तो वो भेज रहा होगा कहीं, दिखाता हूं आपको, एमिट, इसका एमिट देखो, ये रहा, ये क्लाइंट भेज रहा है, क्लाइंट ने कहा सॉकेट डॉट एमिट माई ब्रॉडकास्ट इवेंट, ये डेटा भेजा क्लाइंट पे। अब सर्वर ने लिखा होगा कि जब ये इवेंट मिले तब मैं क्या करूं, तो सर्वर जाएगा और ये अपना वो लिखेगा, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं ऑन, सर्वर साइड पे, तो सर्वर साइड पे जो जावास्क्रिप्ट ने भेजा वो यहाँ ऐसे लिखेगा कि एट सॉकेट आईओ डेकोरेटर यूज करके ऑन दिस इवेंट नेम स्पेस, क्या करूं, ये मैं इस पे जो लिख दूंगा वो हो जाएगा, सेशन अपडेट करे, डेटाबेस अपडेट करे, जो करना है करे, हु अदर्स, और इसको अपडेट करने के बाद कुछ नया मैसेज एमिट कर दे अपने चैनल पे, बस। इफ यू लुक एट इट, इट्स अ वेरी सिंपल स्टोरी, कि सॉकेट आईओ का ऑब्जेक्ट है जिसके पास एक एमिट फंक्शनैलिटी है टू एमिट इट, और एक रिसीविंग फंक्शनैलिटी है कॉल बैक टाइप की, कि ऑन दिस इवेंट व्हाट शुड आई डू, सर्वर के पास भी है और क्लाइंट के पास भी है कि ऑन दिस इवेंट व्हाट शुड आई डू। तो कोई ऐसा मतलब कोई तोप नहीं है यार से इम्प्लीमेंट करना, यार कोई लाइब्रेरीज ही है, इनका यूज करना है बस, सब ऐसे यूज करते हैं। हर एक फ्रेमवर्क में, जावा में, स्प्रिंग में भी एक लाइब्रेरी होगी सॉकेट आईओ टाइप की कुछ, जो बना देगी। पाइथन में भी बता ही दिया मैंने आपको, तो हम इस तरीके से बना सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। वन मोर लाइनर, कि ये जो प्रोटोकॉल कर रही है, जो हम सब कर रहे हैं ना, ये ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है, विच इज कॉल्ड XMPP, जिसका मतलब है एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल। जितना हम देख रहे हैं ये सीन, एक्नॉलेजमेंट, ये सब हमें इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है रियल टाइम में, हम ये सब इंप्लीमेंट नहीं करते हैं,
ये सब इम्प्लीमेंटेड हमें मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। इसी प्रोटोकॉल को शुरुआत का इसका ओरिजिनल नाम जो था XMPP प्रोटोकॉल का वो था जैबर, जैबर नाम था। तो ये प्रोटोकॉल है गाइस। तो ये प्रोटोकॉल आपको आउट ऑफ द बॉक्स वो सारी चीज देता है। प्रेजेंस प्रोटोकॉल का मतलब ही वो है यार, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, लाइव मैसेजिंग। तो XMPP प्रोटोकॉल आपको प्रोवाइड करता है। आप अपना खुद का XMPP सर्वर यू कैन सेट अप ऑलवेज, यू कैन सेट अप योर XMPP सर्वर। तो आपको वो बहुत सारी फंक्शनैलिटी जो हमने बताई है वो आउट ऑफ द बॉक्स दे देगा। और जो व्हाट्सएप यूज करता है वो भी वही है। इसके दो इम्प्लीमेंटेशन है, एक है eJabber-D जो अरलांग में लिखा हुआ है। व्हाट्सएप अरलांग यूज करती है गाइस, बता देता हूँ तुमको। वो अरलांग लैंग्वेज बेसिकली बहुत सूटेड है इस फ्रेमवर्क के लिए। तो दिव्यांग सिंह ने भी अरलांग यूज की थी अपने प्रोजेक्ट में, मुझे याद है, मैसेजिंग के लिए। तो eJabber-D सेटअप आप कर सकते हो उसमें कोई खास बात नहीं है। वो भी वही है कि आप eJabber-D का सेटअप करो। कैसे करोगे, वो बहुत सिंपल है यार। वो एक लाइन रहती है ना, apt get install, लिनक्स में करते हो आप जो eJabber-D, ये इंस्टॉल करोगे। सर्विस जैसा है, आप लिखोगे वहां पे sudo सर्विस, जैसे MySQL स्टार्ट करते हो ऐसे ही eJabber-D स्टार्ट, ये सर्विस स्टार्ट कर लोगे। बहुत सिंपल है। और जैसे सर्विस स्टार्ट कर लोगे फिर आप पे एक पाइथन का क्लाइंट मिल जाएगा, PyEJabber-D सिर्फ इंस्टॉल करोगे। और जब वो यूज करोगे तो वो सारी फंक्शनलिटी यहाँ भी है भैया। इसका क्लाइंट बनाओ, उसको बताओ होस्ट कहाँ पे होस्टेड है जो आपने सर्विस बनाई है। फिर वो पता लगा सकता है कौन कौन से रजिस्टर्ड यूजर हैं इस सर्वर पे। कोई नया यूजर रजिस्टर करना है तो कैसे करो, पासवर्ड चेंज करना है कैसे करो, कुछ भेजना है कैसे करो, डिस्कनेक्ट करना है कैसे करो, चैट रूम बनाना है कैसे करो। तो बहुत सारी कहानी ऐसी है कि एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करने आप चाहते हो तो आपको eJabber-D का इम्प्लीमेंटेशन आउट ऑफ द बॉक्स ये आधी कहानी दे देगा। तो ये इतना मुश्किल नहीं है जितना मतलब लाइब्रेरी सपोर्ट है गाइस, दैट्स इट। सो मतलब ये इंटरेस्टेड लोगों के लिए कहानी थी कि अपना कभी सेटअप करना हो तो हमें जितना बताया उतना करने की आवश्यकता नहीं है। सो दैट्स इट आई हैव फॉर दिस।